हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 का मासिक मूल्यांकन यानी कि मंथली असेसमेंट का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं माह नवंबर, काफ़ी दिनों से माह नवंबर का इंतजार था कि मंथली असेसमेंट आए और हम लोग उसको सॉल्व करें। देखिए सत्र 2021-22 का है और यहाँ पर पूर्णांक 60 है और विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान विज्ञान और संस्कृत है। तो ये सब है, सबको हम लोग अब लाइन बाय लाइन देखते चलते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। हम लोग सबसे पहले हिंदी देखते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया में किस तरह के बच्चे नहीं होते हैं? पहला ऑप्शन है विद्यालय जाने वाले, दूसरा ऑप्शन है खेलने वाले, तीसरा हमेशा झगड़ा करने वाले, चौथा कभी कभी झगड़ा करने वाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, हमेशा झगड़ा करने वाले बच्चे नहीं है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। लेखक के अनुसार बच्चों को दूसरे किसी भी देश में किस तरह जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है किताबें साथ लेकर, दूसरा खिलाड़ी बनकर, तीसरा मित्र बनकर, चौथा बहुत बड़ा आदमी बनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, मित्र बनकर। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित बहुव्रीहि समास में से किन्हीं 4 समास का विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर पीताम्बर का समास विग्रह करना है, दशानन का, गजानन का, लंबोदर का और गिरिधर का, लेकिन इसमें से किसी 4 का ही। तो हम लोग पीताम्बर, दशानन, गजानन और लंबोदर का समास विग्रह करते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। पीताम्बर का देखिए पीला है अंबर जिसका यानी कि श्री कृष्ण। फिर देखिए दशानन का 10 है आनन जिसका यानी कि रावण। फिर देखिए गजानन, गज के समान आनन यानी कि गणेश। आनंद मतलब यहाँ पर मुख हम लोग समझ सकते हैं, चेहरा, फेस। फिर देखिए नेक्स्ट लंबोदर, लंब है उधर जिसका यानी कि गणेश। तो ये हमारा समास विग्रह है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते हैं जिसमें फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों, जानवरों, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिमनदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हों जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। तो ये हो गया इसका आंसर कि बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक कविता का टुकड़ा दिया हुआ है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका हम लोग अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित है तथा इन पंक्तियों में श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत अत्यंत स्वाभाविकता के साथ की गई है। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या, व्याख्या में देखिए व्याख्या थोड़ा सा लंबा ही है और लंबा है तो पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका देखिए नंबर आपको 4 नंबर मिलने वाला है इसका उत्तर में, इसीलिए आपको पूरा ही लिखना है, छोटा मत कीजिएगा। देखिए श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बड़े भैया यानी कि बलराम, बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि तुम्हें मोल लिया गया है। क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है? नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा माँ भी गोरी है, तब तुम कैसे काले हो गए? चुटकी बजा बजा कर वे परेशान करते हैं और सब के सब हंसते और मुस्कुराते हैं। तुम भी तो मुझे ही मारना सीख गई हो। दाऊ भैया पर कभी नहीं गुस्सा करती हो। बालक कृष्ण के मुख से गुस्से की बात सुनकर यशोदा मुग्ध हो जाती है और बोलती है कि सुनो कान्हा, बलभद्र सदा से ही मेरे लिए निंदा का कारण रहा है और जन्म से ही वह धूर्त है। हे कृष्ण, मुझे गौ माता की सौगंध, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट व्हेन डैडी फेल इनटू द पोंड? जब डैडी पोंड में गिर जाते हैं तो बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, दे लाफ्ड हार्टली, दूसरा ऑप्शन दे फेल्ट सॉरी, तीसरा दे डिडंट रिएक्ट एट ऑल और चौथा देखिए दे वेंट टू टेल एवरीवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दे लाफ्ड हार्टली। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस नेहा कैन स्पीक इंग्लिश। पहला ऑप्शन देखिए इंग्लिश इज स्पोकन बाय नेहा, दूसरा ऑप्शन देखिए इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय नेहा, तीसरा नेहा स्पीक्स इंग्लिश और चौथा देखिए नेहा स्पोक इंग्लिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय नेहा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स प्लेड। पहला ओलंपिक गेम कहाँ और कब हुआ था। एज पर रिकॉर्ड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर प्लेड इन 776 BC इन ग्रीस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, व्हाट हैपेंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। पोयम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड पोयम में लास्ट में मतलब डे के लास्ट में क्या होता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एट द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत में अचानक डैडी पॉन्ड पर गिर जाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव येट मैनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम वाई। ओलंपिक होस्टिंग करना बहुत ही खर्चीला होता है, लेकिन भी बहुत सारा कंट्री उसको होस्टिंग करना चाहता है, क्यों। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव येट मैनी कंट्रीज वांट टू होस्ट ओलंपिक्स गेम बिकॉज द गेम्स कैन bring a lot of money to the host country because many tourists travel there during the games। तो देखिए बहुत खर्चीला है ओलंपिक को होस्ट करना, फिर भी बहुत सारा देश उसको होस्ट करना चाहता है, क्योंकि बाहर से कुछ लोग आते हैं उस देश में उस खेल को देखने के लिए, और उस देश का इनकम बढ़ जाता है। ओके, देश का कमाई हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए मैथ यानी कि गणित। गणित का पहला क्वेश्चन देखिए, पद p²/6 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 1/6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6 इसका संख्यात्मक गुणांक होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। यदि x = 2 हो तो बहुपद x² - 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर होगा -1, 2 का स्क्वायर 4 -1, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। इस तरीके से इसका आंसर 3 होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 3। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर। ओके, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, समीकरण 5x + 3 = 3x + 3 में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर का आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, 5x + 3 = 3x + 3। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 3 को हम लोग बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर +3 है, ये +3 है, वो इधर आकर -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5x को नीचे उतार देंगे और यहाँ पर 3x है, बराबर का इधर लाएंगे तो यहाँ पर -3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 5x में माइनस करेंगे 3x तो 2x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2x = 0 है। अब 2 को बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो 2 और x के बीच में गुना है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 0/2 आया है, तो इसका वैल्यू 0 होता है। इस तरीके से x = 0 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या को बताना है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x + 2। यहाँ पर देखिए सम संख्या है इसलिए +2 करना है। फिर तीसरी संख्या हो जाएगा x + 4। नोट करते चलिए। फिर देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पर x + 2 + x + 4 सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो 36 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं टोटल योग कितना होता है 36। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे हम लोग, तो देखिए x कितना बार है, 1 2 3 बार x है, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, और इधर 36 है तो 36 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3x + 6 बराबर यहाँ पर 36 आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो -6 हो जाएगा। अब 36 में 6 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, यहाँ पर 3x। अब यहाँ पर देखिए 3 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 30/3 हो जाएगा। 30/3 = 10। देखिए x = 10 आया है। तो इस तरीके से हमारा पहली संख्या बराबर x = 10 और दूसरी संख्या देखिए x + 2 यानी कि 10 + 2 = 12, और तीसरी संख्या है x + 4 यानी कि 10
जोड़ 4 यानी कि 14। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 10। तो नीचे लिखना है अतः अतः छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखिए, अतः सबसे छोटी संख्या, बराबर 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, दिए गए आकृति में कोण x तथा कोण y का मान ज्ञात करें। यहाँ पर कोण x यहाँ पर है और कोण y यहाँ पर है, तो इसका चलिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का सॉल्यूशन, ये डायग्राम तो पहले से ही दिया हुआ है। पहले मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि ये 90 डिग्री है और यहाँ पर कोण C 45 है और कोण A 46 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABD में, यानी कि ये वाला त्रिभुज AB और D में तीनों कोण को हम लोग जोड़ेंगे अंदर का, तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए कोण A बराबर यहाँ पर 46 डिग्री दिया हुआ है, कोण B यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर x है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। अब यहाँ पर देखिए a बराबर 46 दिया हुआ है, b बराबर 90 प्लस x प्लस बराबर 180। ओके, अब यहाँ पर देखिए 46 और 90 को जोड़ेंगे 136 हो जाएगा और इधर 180 है। अब 136 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस 136 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर देखिए 180 में 136 माइनस करेंगे तो 44 बचेगा। इस तरीके से x बराबर 44 हमारा एक तो आंसर आ चुका है। अब हम लोगों को y निकालना है। तो देखिए y, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर एक त्रिभुज रहता है तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से एक त्रिभुज है यहाँ पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग इस कोण के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए बाह्य कोण क्या है? y है और यहाँ पर अंतः कोण देखिए c और a दोनों को जोड़ेंगे तो y के बराबर हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर नीचे लिखना है, त्रिभुज ACD में कोण a प्लस कोण c बराबर y। ओके, कोण y त्रिभुज के बाह्य कोण। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है 46, c का वैल्यू दिया हुआ है 45, दोनों को जोड़ देंगे तो 91 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से y बराबर 91 डिग्री आंसर आ चुका है। तो नीचे लिखना है अतः x बराबर 44 डिग्री और y बराबर 91 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए विज्ञान से। विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किसमें होता है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा जल, तीसरा धातु, चौथा निर्वात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, धातु में उष्मा का स्थानांतरण होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जड़, तना और पत्ती पौधों के प्रमुख भाग हैं। पौधों में जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन, दूसरा युग्म जनन, तीसरा कायिक प्रवर्धन और चौथा बीजाणु जनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कायिक प्रवर्धन। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तथ्य बीजों को विभिन्न माध्यमों से फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। उपरोक्त तथ्य में प्रकीर्णन के माध्यम अथवा साधन क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे बीज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बीजों का प्रकीर्णन होता है, उसको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से आंसर देना है, बीज प्रकीर्णन पौधे के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने की बीज प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, यहाँ पर को होगा, फैल जाने को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सहायक साधन निम्नलिखित हैं। पहला देखिए पवन द्वारा, जैसे सेहिजन, द्विफल व मंदार में। फिर देखिए दूसरा जल द्वारा, जैसे नारियल में। तीसरा जंतुओं द्वारा, जैसे यूरेना एवं जेम्थियम में। फिर देखिए चौथा विशेष विधि, फल का झटके से फटने से, जैसे एरंड और बालसम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्यों? कारण बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं कि जो भी बर्तन होता है रसोई में, उसका जो हथेली रहता है, हत्था, वह लकड़ी का बना होता है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्योंकि लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है। बस नॉर्मल है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, किसी पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। तो एक पुष्प का चित्र बनाना है और पुंकेसर और स्त्रीकेसर को चित्र में दर्शाना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है सेम टू सेम इसी को बनाना है। यहाँ पर देखिए इधर स्त्रीकेसर है ये भाग और इधर का जो भाग है वो पुंकेसर है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है सेम टू सेम आप बना लीजिएगा, चाहे तो कलर कर सकते हैं और नहीं तो कलर करना जरूरी नहीं है। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर 4 नंबर का अथवा फिर से दिया हुआ है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक को बनाना है। ओके, इसलिए मैंने सिर्फ पुंकेसर और स्त्रीकेसर का चित्र बनाया है, नीचे वाला को हम लोगों को पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला यहाँ पर कथन, बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में हुआ। कारण, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन देखिए कथन और कारण दोनों सही है, दूसरा देखिए कथन गलत कारण सही, तीसरा कथन सही कारण गलत और चौथा कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कथन सही है कारण गलत है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक वनस्पति को अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी क्यों जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जीवों के क्रियाकलाप को निर्धारित करने के कारण, दूसरा वनस्पति को निर्धारित करने के कारण, तीसरा वन्य जंतुओं या वन्य जीवों के क्रियाकलाप को निर्धारित करने के कारण और चौथा मानव क्रियाकलाप को निर्धारित करने के कारण। तो देखिए एक्चुअल में ये जो ऑप्शन है काफ़ी ट्रिकी है, तो एक्चुअल में मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बट फिर भी मैं गेस करके बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आप दूसरा नंबर करे रहिए। अगर आपको कंफर्म पता है तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा सही कर सकते हैं। एग्जैक्ट आई थिंक सही ही है बट नॉट श्योर। ओके, अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों की समानता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मानवीय प्रदेश, दूसरा प्राकृतिक प्रदेश, तीसरा समान प्रदेश और चौथा प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राकृतिक प्रदेश। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को राज्य के मानचित्र पर दर्शाएं। तो चलिए हम लोग झारखंड राज्य के मानचित्र पर किसी भी एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा झारखंड का मानचित्र बना हुआ है, इसी तरीके से आपको बना लेना है। एग्जैक्ट सेम टू सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन जितना बनेगा बना लेना है। और यहाँ पर ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये रांची विधानसभा क्षेत्र है। ओके, तो आपको यहाँ पर कोई भी कलर से कलर कर देना है या फिर पेंसिल से ही डार्क कर देना है। तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म व नम जलवायु भूमध्य रेखा जलवायु पाई जाती है। वार्षिक तापांतर कम रहता है एवं ऋतुओं का अभाव होता है। जाड़े की ऋतु ही नहीं है, प्रतिदिन दिन के तीसरे पहर बिजली की चमक एवं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, नए धार्मिक विचारों और आंदोलन भक्ति और सूफी के मध्यकाल में उदय होने के कारणों को बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए सूफी एवं भक्ति आंदोलन के क्या क्या कारण थे। यहाँ पर मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों ने हिंदू मुस्लिम एवं बौद्ध सभी धर्मों में अपनी जड़ें जमा ली थी। लोगों में आपसी सद्भावना की कमी एवं सामाजिक भेदभाव का प्रभाव। फिर देखिए नेक्स्ट, वर्ण एवं जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी एवं उनके सामाजिक बुराइयों ने समाज को दूषित कर दिया था। फिर देखिए शासक वर्ग के अनाचारों से आम जन में गहरी निराशा उत्पन्न हो चुकी थी। तो यही सब कारण थे कि सूफी और भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए संस्कृत सब्जेक्ट है। ओके, संस्कृत सब्जेक्ट में भी यहाँ पर
गद्यांश दिया हुआ इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नरः सफला भवन्ति अत्र वाक्ये विशेषण पदम किम। नरः सफला भवन्ति, यहाँ पर विशेषण पद क्या है? पहला ऑप्शन है भवन्ति, दूसरा नरः, तीसरा सफला, चौथा नर सफला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सफला। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्राचीने इति पदस्य विलोम पदम किम। प्राचीने का विलोम पद चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए आधुनिके, दूसरा स्वामी, तीसरा आसीना, चौथा विश्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला आधुनिके। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्री राम कृष्ण परमहंस कस्य गुरु अस्ति। श्री राम कृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, श्री राम कृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंदस्य गुरु अस्ति, यानी कि श्री राम कृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संसारे सफला के भवंती। संसार में कौन सफल होते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, संसारे ते नर सफला भवन्ति ते स्वगुणानाम आदरम कुर्वन्ति। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा जो 7 क्लास का मंथली असेसमेंट था नवंबर का वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।